नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया नई सुबह। आप तो जानते हैं ये ठाकुर युवराज सिंह आलोक जी किसानों के बहुत बड़े नेता हैं, गरीबों की बहुत मदद करते हैं और बहुत फेमस है। जब भी देश में कोई भी एक्टिविटी होती है सब पे वो अपना बयान देते हैं और वो समाज के हित में काम करते हैं। तो उनसे जानेंगे कुछ सवाल को जवाब। जी ठाकुर साहब, वैसे तो आप सामाजिक मुद्दे और राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मुद्दों पे अपने पक्ष को रखते रहते हैं, लेकिन इस समय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा जो आज के डेट में चल रहा है 114 राफेल की डील प्रधानमंत्री नेतृत्व के जरिए हुआ है माननीय राजनाथ सिंह जी के दिशा निर्देश में। इसमें 96 राफेल आपके हिंदुस्तान में निर्माण हो रहा है और उसमें लगने वाले हैमर मिसाइल की भी निर्माण आपके ही राष्ट्र में हिंदुस्तान में होने जा रहा है। इस चीज़ को आप कैसे लेते हैं? विपक्षी लोग जो हैं वो लोग इसे भी 40 मिलियन डॉलर्स की ये डील जो 4 लाख करोड़ की डील हुई है इसे अनावश्यक खर्च बताते हैं, जबकि एक रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी जी भी होते थे कांग्रेस पार्टी के, जो इटली से एक हेलीकॉप्टर भी खरीदने में लो बजट की बात करते थे। आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, 4 करोड़ की डील राफेल में जो एक विरोधी दल इसको एक्स्ट्रा 4 लाख करोड़ की जो डील है इसको जो है एक्स्ट्रा बता रहे हैं विरोधी दल। इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। मैं जैसा पहले कहता रहा हूं कि मुद्दा विहीन हो गया है विरोधी दल जितने भी हैं। तो ये राजनाथ सिंह के नेतृत्व में रक्षा मंत्री के रूप में जो कर रहे हैं इसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि भारत की सीमाएं जब सुरक्षित रहेंगी तभी सारा हिंदुस्तान सुरक्षित रहेगा। 150 करोड़ जनता यहाँ की जो है तभी सुरक्षित रहेगी। और आप देख रहे हैं 2014 से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किस तरीके से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। ये तो इन्होंने 2 महीने पहले 13 जनवरी में जो ये लाए यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये जरूर इनके लिए कालिक है। ये जरूर बीजेपी का पतन कर सकता है अगर ये इन्होंने फिर कोशिश की। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, वरना जितने भी काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किए हैं सारे ऐतिहासिक काम हैं। चाहे धारा 370 का हो कश्मीर में 30A हो, चाहे अयोध्या में मंदिर निर्माण का मुद्दा हो, चाहे बनारस में इन्होंने काम किया हो। आप यूपी में देख लीजिएगा किस तरीके से भ्रष्टाचार पर रोक है, किस तरीके से कानून व्यवस्था इतनी अच्छी बनी हुई है, किस तरीके से बहन बेटियां लड़कियां महिलाएं कहीं भी जाती घूमती हैं अपना आज़ादी से। बहुत चीज़ों में फर्क आया है। बस जहाँ तक ये राफेल की बात है इसका मैं स्वागत करता हूँ। और ये जो खर्च है सरकार को, भाई भारत के निर्माण में, भारत को सुरक्षित रखने में जो भी सरकार खर्च कर रही है वो कोई ज़्यादा नहीं है, वो होना चाहिए, वो हो रहा है, उसका स्वागत है मेरे। जी सर, बांग्लादेश में इस समय तारिक अनवर पूर्व राष्ट्रपति के पुत्र जो 17 साल लंदन में प्रवास करते हैं, बाद उसके 17 साल 2 महीने पूर्व आते हैं और बांग्लादेश में थम्बिंग मेजोरिटी से बीएनपी 209 सीटों पर सरकार बनाती है। सरकार बनने के तुरंत बाद वहाँ पे 2 अल्पसंख्यक मंत्री हिंदू के भी बनाए जाते हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसका स्वागत किया नरेंद्र मोदी जी ने। आप इस चीज़ को कैसे लेते हैं, जबकि पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना के प्रत्यार्पण को बड़ा मुद्दा बनाया और ये इस चीज़ को आप कैसे लेके चलते हैं? भारत के वाणिज्य जो रिश्ते रहे हैं, बिजनेस रिलेशन, वो बांग्लादेश में आने वाले समय में आप किस तरीके से आते हैं सर? देखिए पटेल साहब, आप पहले आज तक जैसे चैनल पर आपका 2 दशक का जो अनुभव है जी इंटरनेशनल, आपकी सोच का, समझ का व्यक्तिगत रूप से हम सम्मान करते हैं। और जो क्वेश्चन आपने किया ये बिल्कुल हम इसके साथ हैं। और प्रधानमंत्री जी या बांग्लादेश में जो भी आप बता रहे हैं वो सब भारत के हित में है। आप ये समझिएगा कि 1971 में बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बांग्लादेश का किस तरह पाकिस्तान, उत्तरी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान था ये। और अभी आप देखिएगा वही काम होने जा रहा है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान या तो भारत के अंदर मिलेगा या एक अलग राष्ट्र का निर्माण होगा, जिस तरीके से वहाँ आंदोलन हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जो भी कर रहे हैं उनके नेतृत्व में हिंदुस्तान के हित में हमें पूरी आस्था है और पूरा उनको साथ है हर तरीके से। बस मेरा आपके चैनल के माध्यम से कहना ये है कि 1.5 महीना पूरा हो जाएगा। अभी आप समझिए कि हमारे 8 मार्च में रामलीला मैदान दिल्ली में अखिल भारतीय स्त्री महासभा, करणी सेना, सनातनी सेना, विश्व हिंदू सेना, 6-7 संगठन मिलकर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं यूजीसी के विरोध में। 8 मार्च रामलीला मैदान दिल्ली, हमारा संगठन उसमें सम्मिलित होगा। तो ये इनसे बस मेरी नाराजगी, मेरी क्या, जो स्वर्ण समाज है
जिसमें राजपूत, जिसमें ब्राह्मण, जिसमें वैश्य, जिसमें जैन, भूमिहार जितने भी आते हैं, उनका जरूर इस यूजीसी से विरोध है। उसे पारित नहीं होना चाहिए, उसे पार्लियामेंट में नहीं लाना चाहिए। उसके सिवा जितने भी काम किए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने, वो सब काबिल तारीफ हैं, उनका सभी का हम स्वागत करते हैं। लेकिन ये जो एक कलंक इन्होंने बिना मांगे यूजीसी जो लाए हैं, बिना हमारे ओबीसी जाति के, बिना हमारे एससी एसटी के, बिना किसी आंदोलन के, ये किसके बहकावे में आगे के मोदी जी ने, योगी जी को, अमित शाह जी की पॉलिसी है क्या है, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, बीजेपी जहां 2 से 302 पे आई है, इतिहास अपने आप को दोहराएगा। कांग्रेस 410 से कहां पहुंच गई है आप सब जानते हैं। बीजेपी को भी पहुंचने में देर नहीं लगेगी। सर, लोकतांत्रिक राष्ट्र है, यूजीसी यदि सरकार की एक भारी भूल है तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसे रोक दिया है। हम लोग एक छोटी सी बात आपसे और जानना चाहते हैं। इस समय नरेंद्र मोदी जो एक ग्लोबल नेता के रूप में उभर रहे हैं, जिनके नेतृत्व ने हमारे राष्ट्र की शान और शौकत और शोभा को बढ़ाया है, इन्हें राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अभद्र टिप्पणियां की और उनके चेहरे के ऊपर ही साफ कह दिया नरेंद्र मोदी चोर है। सत्ता विहीन जब भारतीय जनता पार्टी होगी तो तुम लोग जाओगे जेल। इस तरीके के लोक मंदिर में, संसद भवन में इस तरीके की टिप्पणियों को, विपक्षी हमला को आप किस नजरिए से आंकते हैं? संजय सिंह हमारे पुराने साथी रहे हैं समाजवादी पार्टी से, लेकिन उनके इस वक्तव्य की मैं निंदा करता हूं। उनको संस्कार किस तरीके से मिले हैं, उनका पालन पोषण किस तरीके से हुआ है, एक प्रधानमंत्री के रूप पर जो इस संवैधानिक पद पर हैं, बिल्कुल शोभा नहीं देता। उनको अपनी इस बात के लिए माफ़ी मांगना चाहिए, इस बात को उनको वापस लेना चाहिए। ये किस संदर्भ में उन्होंने बोला है ये बहुत ज़्यादा जानकारी हमको नहीं है, लेकिन जैसा आपने बताया, यदि ऐसा उन्होंने बोला है उसकी हम निंदा करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी, अपनी पार्टी के संगठन के रूप से भी, और अखिल भारत क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट जो हमारा राजपूतों का संगठन है उस संदर्भ में भी, क्योंकि उनको इस तरीके की बात खाली मोदी जी के लिए नहीं बोलना चाहिए। और वो इस समय प्रधानमंत्री हैं, भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, और जैसा आपने कहा वो ग्लोबल लीडर हैं। अगर आज एशिया में चुनाव हो जाए और हिंदुस्तान से एक व्यक्ति को छांटा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम उसमें आ जाएगा। वो एक अलग बात है कि प्रधानमंत्री मोदी में और योगी जी में एक छांटा जाए हिंदुस्तान में, तो योगी जी 21 पढ़ेंगे मोदी जी से, ये मेरा आकलन है। मोदी जी से कम नहीं पढ़ेंगे योगी जी। छत्तीस श्रोमणी योगी जी को ये डाउन करने के लिए बीजेपी के तथाकथित नेता, मैं मोदी जी के लिए नहीं कर रहा, उनका सम्मान करता हूँ, जो ये कोशिश कर रहे हैं वो इन्हें नहीं करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने अपने लिए कुछ नहीं किया। जो 22 करोड़ के उत्तर प्रदेश के वासी हैं, सारा उनका निशाना, सारा उनका काम, दिन रात उनकी सोच उसी के ऊपर है, उसका हम सम्मान करते हैं। युवराज जी, एक बात बहुत बड़ी कठिन हमारे देश में चल रही है। मुस्लिम समुदाय के लोगों का आरोप है, जब से भाजपा आई है वो चुन चुनकर मुस्लिम लोगों को प्रताड़ित कर रही है और चुन चुन को टारगेट बना रही है। जिस तरीके से लव जिहाद के मामले आ रहे हैं और वो गौ रक्षा के नाम पर मुस्लिमों को प्रताड़ित कर रहे हैं, इस तरह का मुस्लिम समाज के लोगों ने आरोप लगाया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुस्लिम समाज जो कह रहा है, यहाँ जहाँ तक योगी जी की बात है, योगी जी किसी भी जाति के, धर्म, पंथ के बिना भेदभाव के सबका साथ सबका विकास के रूप में काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में मुसलमान जितना सुरक्षित है हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। खुली तरीके से काम कर रहा है, सारी चीज़ों कर रहा है। जहाँ तक गौ का आपने बोला, योगी जी ने बहुत बड़ी तादाद में गौशाला खोली हुई हैं, लेकिन वो अभी भी बहुत कम है। आप देखते हैं कि कोई गाँव का कटना तो कम हो गया है, लेकिन गायें आवारा बहुत घूम रही हैं। गाय आवारा घूम रही, जिससे दुर्घटनाएं हो रही हैं, एक्सीडेंट हो रही हैं। तो मेरा सरकार से निवेदन है, योगी जी की तक ये बात पहुंचना चाहिए कि गौशालाएं जो कम पड़ रही हैं, जो आवारा गाय घूम रही हैं, उनका संरक्षण किया जाए, उनका पालन पोषण किया जाए। और ये जो मुसलमान भाई जिस तरीके की बात कर रहे हैं, ये उनकी सोच के ऊपर है। योगी जी सबके लिए समान रूप से, अगर मंदिर पे बुलडोजर चलाए तो मस्जिद पे भी चलाए, अगर उन्होंने नमाज के लिए कुछ बोला है तो घंटे घड़ियाल के लिए बोला है। वो एक नाथ संप्रदाय से आते हैं, गोरखपीठ के वो मठाधीश हैं, वो सम्मानित हैं। मुख्यमंत्री तो वो बाद में हैं। तो वो उनकी जो सोच है उस पर कोई उनकी सोच पे, नियत पे शक करना या उनके काम पर किसी में कमी निकालना वो गलत है। योगी जी का हर तरीके से सम्मान है और हम सब उन्हीं के साथ हैं। तो युवराज जी, जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे देश हैं, और जबकि एक बहुत ही बड़ा देश है सऊदी अरब, वहाँ पर वहाँ के जो शेख हैं, राजा हैं, सम्राट हैं, वहाँ के उन्होंने एक बढ़िया आलिशान मंदिर भी बनवाया है और वो वंदे मातरम भी गाने में परहेज नहीं करते। लेकिन हिंदुस्तान के मुस्लिम भाई
वंदे मातरम कहने से परहेज करते हैं और सबसे पहले अपना धर्म मानते हैं, जबकि इंसानियत सबसे पहले होनी चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? ये बाबर की औलाद हैं सारे जो ऐसा बोलते हैं, ये इब्राहिम लोदी की औलाद नहीं है। इब्राहिम लोदी जब हमारे शासक थे, बाबर ने इब्राहिम लोदी जो हमारे शासक पर हमला किया, हमारे शासक को हराया। हम इब्राहिम लोदी के गाने गा सकते हैं, हम बाबर के नहीं गा सकते। बाबर एक विदेशी आक्रांता था जिसने हमारे मंदिरों को ध्वंस किया, और लोग जो बाबरी मस्जिद की बात करते हैं उसका हम पूरी तरीके से विरोध करते हैं। और जहाँ तक आपने ये बोला कि ये जो मुसलमान हैं वंदे मातरम कहने की बात, वंदे मातरम देश की भारत माता के प्रति है ये, और ये वही लोग हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो वंदे मातरम का विरोध करते हैं। वंदे मातरम राष्ट्रगान से ऊपर है, राष्ट्रगान होना चाहिए था। मेरे पिता ने उस समय बोला था कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाइएगा। इन्होंने बोला कि धुन में ठीक फिट नहीं होता, तो राष्ट्रगान की 2 पंक्ति मेरे पिता ने चेंज करने के लिए बोली थी। जैसा मैं पहले बताया, वो 2 पंक्तियां ये थी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा। जैसे स्टार्टिंग में आता है, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, हे जनगण मन के अधिनायक, हे भारत के भाग्य विधाता तुम्हारी जय हो। जो सुप्रीम पावर है उसकी इसमें पूजा की जाती है। जो उस समय के जाट पंचम थे, जाट पंचम का आराधना किया गया 5 दीपक जला के रविन्द्रनाथ टैगोर ने, उसी पर उनको नोबेल पुरस्कार मिला। एक तरीके के चाटुकार थे, लोग इन्हें राष्ट्र कवि कहते हैं, लेकिन अंग्रेजों के चाटुकार रहे, ये इतिहास है। मेरे पिता ने जो 2 लाइन चेंज की थी राष्ट्रगान की, वो ये थी, जनगण मंगल दायिनी जय हो महिमण भारत माता। भारत माता के प्रति समर्पित हो जाता है राष्ट्रगान, जिस पर हम अटेंशन खड़े हो जाते हैं। इसमें भारत माता की पूजा नहीं है, इसमें आज के प्रधानमंत्री की पूजा है। वंदे मातरम इससे ऊपर है। लेकिन जो हम वोट डालते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन ऐसे लोग हैं, कौन कौन ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने वंदे मातरम का विरोध किया है। उस समय उनको जवाब दें, उस समय वोट उन्हें ना दें, उनको हराएं। वंदे मातरम भारत माता की पूजा है। देखिए, भारत ऐसा देश है जहां भारत माता बोला जाता है। जैसा हमारे राजा भैया ने कहा, अमेरिका माता, इंग्लैंड माता, कहीं नहीं बोला जाता पाकिस्तान माता। हम भारत माता को मानते हैं, तो भारत हमारी माता उस तरीके से है। यमुना गंगा यहाँ पर बहती हैं, तो भारत का तो कोई, ये समझिए कि हम राजपूतों ने 565 रियासतें देकर भारतवर्ष का निर्माण कराया है, और हमने बदले में कुछ नहीं मांगा है। तो भारतवर्ष एक जीता जागना एक जीवन है। जिस तरीके से आरएसएस ने फोटो में दिखाया होगा आपको, शेर की सवारी के साथ माता खड़ी होती है, उस तरीके से भारत माता का रूप है। तो वंदे मातरम का हम स्वागत करते हैं। वंदे मातरम को ही राष्ट्रगान होना चाहिए, और जो राष्ट्रगान है उसे राष्ट्रगीत होना चाहिए। और नहीं होता है तो प्रधानमंत्री जी इसकी 2 पंक्तियों को चेंज करें, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। भारत के भाग्य का विधाता कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, यह होना चाहिए जनगण मंगल दायिनी जय हो महिमण भारत माता। जो मेरे पिता की लाइन थी, वो उस समय कांग्रेस शासन ने नहीं मांगी, तो प्रधानमंत्री जी को ध्यान देकर इसकी 2 पंक्तियों को चेंज कराएं, अगर राष्ट्रगान इसी को रखना है, क्योंकि अभी ये अराष्ट्रीय गान है। युवराज जी, अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की। दिल्ली में बच्चे चोरी की घटना बहुत ज्यादा चरम पर हो चुकी है। 700-800 तक के बच्चे चोरी हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन फेल हो रही है, दिल्ली सरकार फेल हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये इसमें शासन को, प्रशासन को और समाज के जो कार्यकर्ता हैं, समाज के जो निवासी हैं, भारत के जो जिम्मेदार नागरिक हैं, उनको सबको ध्यान देना होगा। खाली पुलिस प्रशासन से बच्चों की चोरी नहीं रुकेगी। हम जो जागरूक लोग हैं हिंदुस्तान के, या आप एनसीआर की बात कर रहे हैं, तो नज़र रखें कि कौन व्यक्ति ऐसा है जिस पर नज़र रखने की जरूरत है, उसकी हरकतें कैसी हैं। हमारे ऊपर जब तक कोई दिक्कत खुद नहीं आती, व्यक्तिगत तौर पे हम बोलते नहीं है कि ये दूसरे घर आग लग रही है, मेरे घर थोड़ी लग रही है। तो हमको हर बहन बेटी का, बच्चे का सम्मान करना होगा, अपने घर से स्टार्टिंग करनी होगी। अगर कोई ऐसा दिखता है व्यक्ति ये लावारिस रूप से घूम रहा है या ये वांछित हो सकता है, तुरंत पुलिस को कंप्लेन करें, तुरंत पुलिस को सूचित करें, तभी इस सबसे बच सकते हैं। खाली पुलिस प्रशासन इसमें कुछ नहीं कर सकता, हम सबको इसमें आगे आना चाहिए। देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं देशवासियों को आप ये समझिएगा कि आप सभी 150 करोड़ जो देशवासी हैं, असली देशवासी इसमें 120 करोड़ हैं। बाकी इसमें रोहिल्ला भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, और वो पूरा फायदा भारत की योजना का उठा रहे हैं। लेकिन मैं इंगित कर रहा हूँ 120 करोड़ देशवासियों को। बाकी 20-25 करोड़ जो देशवासी यहाँ बने हुए हैं, उनको गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उनका सारी चीज़ जेन्युइन देखें और उनको हिंदुस्तान से बाहर करें, क्योंकि जितनी भी योजना प्रधानमंत्री जी ने बनाई है उनका लाभ अधिकतर वो उठा रहे हैं। बाकी आप राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें, आपके जो कर्तव्य हैं उनका ध्यान रहें। जहाँ आपके कर्तव्य सही होंगे तो आपके अधिकारों की बात भी आप कर सकते हैं। राष्ट्र सर्वोपरि है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और दलगत राजनीति होती रहेगी। जैसे राहुल गांधी जी बाहर जाके हमारे हिंदुस्तान के बारे में नेगेटिव बोलते हैं, हम एक घर में कुछ भी करें, लड़ सकते हैं, बाहर हमको एक रहना है, राष्ट्र सर्वोपरि रहना चाहिए।
हम सबको वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, पार्टियों में वैचारिक असमानता हो सकती है, मनभेद मत बना के रखिएगा, मजबूत विपक्ष होना चाहिए भारतीय लोकतंत्र के लिए। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि यूजीसी जो कानून है, ये जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो रोक अभी खुलेगी, उस रोक को उससे पहले लोकसभा में, राज्यसभा में कहीं भी ये पारित नहीं होना चाहिए। इस पर बिल्कुल ब्रेक लग जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये हो गया तो हिंदुस्तान बेकार हो जाएगा और ये समझिए कि बीजेपी के लिए भी बहुत खतरा है। इसी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।